कितनी बार समझाया था तुझे इकलौती लड़की से शादी मत कर, पर तुझ पर तो प्यार का भूत सवार था। न आगे नाथ न पीछे पगहा। माँ बाप के मरने के बाद तेरी ससुराल भी खत्म हो जाएगी। सुख दुख में खड़ा होने वाला भी कोई न रह जाएगा। हम कोई जिंदगी भर जिंदा थोड़ी बैठे रहेंगे। माँ कैसी बात करती हो, मैं भी तो इकलौता ही हूँ। तेरी बात अलग है, तू लड़का है। अपूर्वा को देख अपने साथ दहेज में कुछ भी न लाई, पर माँ बाप की जिम्मेदारी जरूर ले आई। माँ ऐसा न कहो, ये बात तो हम पहले दिन से जानते हैं। वैसे भी अपूर्वा से शादी का निर्णय मेरा था, फिर दान दहेज की बात कहाँ से आ गई। अपूर्वा ने शादी के पहले ही मुझे स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी थी। शादी के बाद उसके माता पिता की जिम्मेदारी वही उठाएगी। साधना जी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। समर की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो उनकी तरफ नजर उठाकर देखे। वाह रे जमाना, हमारे जमाने में लड़की के माँ बाप बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते थे, और ये साहब अपने ससुर को यहाँ लाने को सोच रहे हैं। क्या कहेंगे लोग। माँ लोगों की मैं परवाह नहीं करता। जब पापा बीमार पड़े थे तो अपूर्वा के पापा ने कितनी मदद की थी, भूला नहीं हूँ मैं। जिन लोगों की आप बात कर रही हैं वे तो झांकने भी नहीं आए थे। माँ, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हर बात के भी तीन पहलू होते हैं। आपका उनका और सच, कभी सुनी सुनाई बात पर भरोसा मत कीजिए। आ गए ससुराल के वकील बनकर। माँ, वकील बनने की बात नहीं है, उनका हमारे सिवा है ही कौन। आप ही बताइए, इस उम्र में वे भला कहाँ जाएंगे। भाड़ में जाओ तुम, लोगों को कुल्हाड़ी पैर पर मारते देखा है, पर जब कोई पैर ही कुल्हाड़ी पर मारने को आतुर हो, उसको क्या कहना और क्या समझाना। अपूर्वा 1 महीने से ये नाटक देख रही थी। कोरोना महामारी ने उसकी माँ को लील लिया था। अजय जी इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। फोन पर वे कुछ भी ना कह पाते, पर उनकी आवाज में उनका अकेलापन उसे महसूस होता था। इस मशीनी युग में इंसान वैसे भी कितना अकेला था, ऊपर से इस महामारी ने इंसान को बिल्कुल ही अकेला कर दिया था। साधना जी दिल की बुरी नहीं थी। पिछले साल कोरोना की वजह से उन्होंने अपने पति को खो दिया था। बस तभी से एक अजीब सी झुंझलाहट उनके व्यवहार में आ गई थी। उन्हें हमेशा यही लगता था कि शायद उनकी सेवा, उनके देखरेख में कहीं कुछ कमी रह गई थी। शायद इसीलिए वे साधना जी का दर्द समर और अपूर्वा अच्छी तरह से समझते थे। आखिर उन्होंने भी तो अपने पिता को खोया था। इंसान की जवानी घर परिवार की जिम्मेदारियों में ही गुजर जाती है, पर बुढ़ापा जब एक दूसरे के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसमें से कोई एक हाथ छुड़ा कर चला जाए तो जीवन पहाड़ की तरह लगने लगता है। साधना जी इन दिनों उसी दौर से गुजर रही थी। अपूर्वा जानती थी कि ये सब इतना आसान नहीं था, पर बात सिर्फ मम्मी जी की नहीं थी। पापा को समझाना क्या इतना आसान था। अपूर्वा और समर ने प्रेम विवाह किया था। दोनों ही परिवार इस रिश्ते, इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, पर बच्चों की जिद के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। वक्त के साथ सब कुछ ठीक होने लगा था, पर संकोच की दीवार तब भी उनके आड़े आ ही जाती थी। पिछले साल समर के पापा को जब कोरोना हुआ था, तो अपूर्वा की माँ दोनों वक्त फोन करके साधना जी को सांत्वना देती। अपूर्वा के पापा ने भी समर का हर कदम पर साथ दिया। कभी कभी जब वो निराशा से टूटने लगता तो वो उसकी हिम्मत बनकर खड़े हो जाते। समर के लाख मना करने पर भी उन्होंने अपूर्वा के अकाउंट में ये पैसे कहकर डाल दिए थे, बेटा सब कुछ तुम लोगों का ही है। आज वक्त पर ये पैसे ना काम आए तो फिर उनके होने का क्या फायदा। समर ने उनके आगे हथियार डाल दिए। जानता था पापा जी के पास इस पेंशन के पैसे के अलावा धन आने का कोई जरिया नहीं था। कमाने को तो वे दोनों भी कमा ही रहे थे, पर लॉकडाउन के चलते तनख्वाह 50% कट कर मिल रही थी। समर के पापा के इलाज में पैसा पानी की तरह बह रहा था। पैसे की जरूरत तो समर को वाकई में बहुत थी, पर वो उनसे मांग व अपूर्वा की नजरों में छोटा नहीं होना चाहता था। उसने दोस्तों से पैसे का जुगाड़ करने की कोशिश की, पर सबके हालात एक जैसे ही थे। अपूर्वा इन दिनों चुप सी रहने लगी थी। समर जानता था उस चुप्पी की वजह, पर
उस चुप्पी को तोड़कर उस तक पहुंच पाना इन दिनों उसे मुमकिन लग रहा था। घर के कामों को निपटाकर अपूर्वा कमरे में दाखिल हुई। सो गए क्या? नहीं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कुछ कहना था तुमसे। हाँ बोलो, तुम्हें बात करने के लिए कब से इजाजत की जरूरत पड़ गई? कमरे की लाइट बंद थी पर चांदनी रात में रोशनी पर्दे से छनकर आ रही थी। कमरे के बाहर नीम की डालियों पर चांद अटका हुआ था। हवा से उड़ते पर्दे से लुका छिपी करती रोशनी में अपूर्वा का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। इन बीते 1 महीने में उसका नूर न जाने कहाँ खो गया था। हिरनी सी आंखों की चंचलता न जाने कुलांचे मारते उदासी के किस अरण्य में गुम हो गई थी। रूखे सूखे बाल, माथे पर एक छोटी सी बिंदी। समर न जाने क्यों हिलसा गया। अपूर्वा सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसका प्यार, उसकी दोस्त भी थी। वो उसका दर्द अच्छी तरह से समझता था। आखिर उस दर्द को पिछले साल उसने भी तो झेला था। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब अपूर्वा ने अपनी माँ से बात न की हो। ऑफिस हो या घर, ठीक 11 बजे उसे माँ को फोन करना ही होता था। माँ को भी आदत सी हो गई थी। 10 से 15 मिनट भी आगे पीछे होता तो वे खुद ही फोन कर देती। कई बार तो घबराकर उन्होंने समर को भी फोन मिला दिया था। समर बेटा, सब ठीक तो है ना? अपूर्वा का आज फोन नहीं आया, कहीं तुम लोगों की? और समर खिलखिलाकर हंस पड़ता। मम्मी, मुसीबत मोल लेनी है क्या मुझे? आपकी बेटी से कोई लड़ सकता है भला? वो आज उसका फोन नहीं आया ना? कई बार मिला चुकी हूँ, पता नहीं क्यों बंद बता रहा है। दरअसल वो मीटिंग में होगी, आज उसकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इसीलिए फोन बंद है। आप चिंता न करें, जैसे ही फ्री होगी मैं उसे तुरंत कहता हूँ आपसे बात करने के लिए। ठीक है बेटा। और वे खट से फोन काट देती। कभी कभी बड़ा अजीब लगता था, आखिर ये माँ बेटी रोज रोज क्या बात करती होंगी। अपूर्वा टूट सी गई थी। माँ के अंतिम दर्शन करने की अनुमति नहीं मिली थी। उसे हमेशा यही लगता, बस फोन की घंटी बजेगी और माँ बोलेगी, अप्पू कहाँ थी बेटा, सब ठीक है ना? पर माँ नहीं थी, कहीं नहीं थी। वे तो सफेद बादलों के पार सारे बंधन तोड़कर दूर, बहुत दूर चली गई थी। क्या इतना आसान था उनका जाना? अस्पताल में मुंह में मास्क लगाए अपनी उखड़ती हुई सांसों को संभालने की उनकी नाकाम कोशिश ने उनके हौसले को टूटने नहीं दिया था, पर उनकी सांसों की लड़ी एक दिन टूट ही गई। हर बार वो यही कहती, समर बेटा, अपूर्वा को संभालो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी घर वापस आ जाऊंगी, फिर हम सब बोटिंग करने चलेंगे। अब यहाँ घाट पर बहुत साफ सफाई रहने लगी है। उन्हें क्या पता था हम नाव पर जाएंगे उनके साथ, पर उनकी जीवित रहते नहीं, उनकी मौत के बाद। अपूर्वा हमेशा बताती थी कि माँ बहुत अच्छा तैरना जानती थी। माँ आज भी तैर रही थी। इस क्षण भंगुर दुनिया को छोड़कर, सारे बंधन को तोड़कर वे पानी के प्रवाह के साथ दूर, बहुत दूर तैरती बहती जा रही थी। समर विचारों के भंवर में डूब उतर रहा था। इंसान जीवन भर ख्वाहिशों के बोझ तले डूबता उतराता रहता है। देखा जाए, ये ख्वाहिशों का बोझ उतर जाए तो वो ऐसे ही पानी में उतराता रहेगा जैसे आज मम्मी जी के अस्थि अवशेष पानी पर तैर रहे थे। न जाने क्या सोचकर समर की आंखें भर आई थी। पिछले साल इसी तरह उसने नदी के शीतल जल में अपने पापा के अवशेष को इन्हीं हाथों से प्रवाहित किया था। लॉबी में लगी घड़ी ने 11 बजने का संकेत किया। अपूर्वा की आंखें घड़ी की तरफ चली गई और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक गई। समर, कल मैं पापा के पास जा रही हूँ। यूं अचानक अपूर्वा, इस माहौल में घर से निकलना ठीक नहीं। मैं 2 लोगों को खो चुका हूँ, बस अब और नहीं। समर, वो पापा, क्या हुआ? अपूर्वा, सब ठीक है ना? अभी परसों ही तो बात हुई थी मेरी उनसे। समर न जाने क्यों बेचैन हो गया। वो अपूर्वा के पास सरक आया। उसने अपूर्वा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। अपूर्वा की रुलाई छूट गई। समर, वो आज बगल वाली जूली आंटी का फोन आया था। जूली आंटी? तो क्या हुआ? कोई खास बात? आज सुबह चाय बनाते वक्त पापा के हाथों से गरम चाय का भगोना छूट गया। अरे जले तो नहीं? हाथ पर फफोला पड़ गया है। आज शाम पापा से बात हुई। जानते हो वे क्या कह रहे थे?
समर ने अपूर्वा के चेहरे की तरफ ध्यान से देखा। तेरी माँ ने कभी मुझे एक पानी का गिलास भी नहीं उठाने दिया और आज देख मेरी क्या दशा हो रही है। आज तेरी माँ की बहुत याद आ रही है। इससे अच्छा होता कि मैं भी उसके साथ चला गया होता। अपूर्वा फूट फूट कर रो पड़ी। समर की आंखें भीग गई। समर, मैं उन्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं कल उन्हें लेने जा रही हूँ। समर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। माँ का व्यवहार देखकर वो सोच नहीं पा रहा था कि इस बात को वो किस तरीके से लेंगी। अपूर्वा समर के चेहरे को देखकर उसकी मनोस्थिति को समझ गई थी। वो जानती थी कि मम्मी जी को मनाना इतना आसान नहीं था, पर निर्णय तो लेना ही था। आखिर पापा को यूं अकेले नहीं छोड़ सकती थी। समर, आप यहाँ संभाल लेना। मैंने ड्राइंग रूम के बगल वाला कमरा ठीक कर दिया है। पापा अब वहीं रहेंगे और माँ अपने कमरे में ही रहेंगी। जानती हूँ पापा का आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए उनके कमरे से थोड़ा दूर ही रखा है, जिससे बहुत ज्यादा आमना सामना ना हो। जब रहना एक ही घर में है तो क्या दूर क्या पास। समझ समझती हूँ ये सब इतना आसान नहीं है, पर मैं भी क्या कर सकती हूँ। मैंने तो शादी के पहले ही एक ही बात कितनी बार कहोगी। समर न जाने क्यों झुंझला सा गया। माँ को बताया है तुमने? हाँ, उनसे इतना कहा है कि कल पापा के पास जा रही हूँ और उनको साथ लाने की बात नहीं। वही तो मैं सोचूं, आज शाम को माँ इतनी चुप चुप क्यों थी? खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। समर, मुझे लगता है कि उन्हें अंदाजा है। आज जब मैं पापा के लिए कमरा सही कर रही थी तो आसपास ही घूम रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी उनके व्यवहार में। कुछ कहा उन्होंने? कहा तो कुछ भी नहीं, पर उनका मौन बहुत कुछ कह रहा था। समर, मैं समझती हूँ इतना आसान नहीं है ये सब, पर और कोई रास्ता नहीं। मेरे फैसले में तुम हो ना मेरे साथ? अपूर्वा ने समर की आंखों में अपने प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश की। समर ने अपूर्वा के चेहरे पर लटक आई अलकों को अपनी अंगुलियों से पीछे करते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रात गहराती जा रही थी। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। एक अजीब सी कश्मकश दोनों के मन मस्तिष्क में घूम रही थी। आने वाले दिन न जाने कैसे होंगे। अपूर्वा साधना जी के उठने से पहले ही मायके के लिए निकल गई। शादी के बाद ऐसा शायद उसने पहली बार किया था। घर का कोई भी सदस्य साधना जी से कहे बिना कहीं नहीं जाता था, पर न जाने क्यों एक अनजान सा डर उसको जकड़े हुए था। अपूर्वा मृदुला जी के जाने के बाद पहली बार घर आई थी। लॉकडाउन की वजह से एक शहर से दूसरे शहर जाना इतना आसान नहीं था। कितने हाथ पैर जोड़े थे उसने। घर के दरवाजे पर लगा तुलसी का चौरा सूख गया था। शायद अपनी देखभाल करने वाली गृह स्वामिनी के जाने का बस आज तक मातम मना रहा था। उसी के बगल में पड़ा आज का ताजा अखबार हवा में फड़फड़ा रहा था। बरामदे की लाइट अभी तक जल रही थी। अपूर्वा ने कलाई में बंधी घड़ी पर नजर डाली। 9 बज गए थे। पापा तो 6 बजे ही जाग जाते हैं। फिर मॉर्निंग वॉक, सब ठीक है ना? कुछ कहीं? उसने घबराकर घंटी की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। एक अनजाने डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपूर्वा ने एक बार फिर घंटी बजाई और अपने कान दरवाजे पर चिपकाकर सुनने की कोशिश करने लगी। अंदर सन्नाटे को चीरती किसी के पैरों की आहट से अपूर्वा के चेहरे पर एक सुकून पसर गया। अपूर्वा का ड्राइवर सामान रखने लगा। भाभी, अब कब आना है? दिनेश भैया, मैं आपको फोन करके बता दूंगी। साहब से जाकर पैसे ले लीजिएगा। अच्छा भाभी, चलता हूँ। 2 बार अच्छा भाभी चलता हूँ कहने के बाद भी दिनेश वहीं खड़ा रहा। अपूर्वा समझ गई दिनेश कुछ लिए बिना खिसकने वाला नहीं। उसने पर्स खोला और एक कड़क 100 का नोट पकड़ा दिया। दिनेश का चेहरा चमक उठा। अपूर्वा दरवाजे की तरफ मुड़ी। शायद किसी ने सिटकनी खोली थी। इंटरलॉक 3 बार खट खट करके खुल गया। सामने दूध का भगोना लिए अजय जी खड़े थे। शायद घंटी की आवाज सुनकर ही उनकी नींद खुली थी। कितनी बार कहा है रामलाल, थोड़ी देर से आया कर, बस अभी अभी नींद लगी थी। कितने दुबले लग रहे थे पापा। अपूर्वा मन ही मन बुदबुदाई। 1 महीने में अजय जी के चेहरे की वे रौनक ना जाने कहाँ गुम हो गई थी।
अपूर्वा की आंखें छलछला आई। अरे अप्पू, तू सब ठीक है ना? यूं अचानक कैसे? समर और भाभी जी सब ठीक है ना? सब दरवाजे पर ही कुछ लेंगे या अंदर ही आने देंगे पापा? मृदुला जी तस्वीरों में मुस्कुरा रही थी। स्वागत करने वाले हाथ बाट जो होती, वे दो जोड़ी आंखें दूसरी दुनिया में जा चुकी थी। अजय जी और मृदुला जी की तस्वीर बैठक में आज भी मुस्कुरा रही थी, जैसे कहना चाहती हो हम तो हमेशा साथ थे और रहेंगे। तू अचानक कैसे आ गई अप्पू? पापा, आपने घर आने के लिए क्या सोचा? अजय जी ने भरकस मुस्कुराने का प्रयास किया, पर वे निश्चल हंसी कहीं गुम हो गई थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, एक ऐसा सन्नाटा जो कभी भी टूटने वाला नहीं था। अपूर्वा हमेशा की तरह आंगन के झूले में आकर बैठ गई। कितनी यादें जुड़ी थी इस झूले से। माँ इसी झूले पर बैठकर उसको खाना खिलाया करती थी। पापा से रूठकर वो यहीं तो लेट जाती थी और माँ अपनी गोद में उसका सर रखकर उसको कहानियां भी यहीं सुनाया करती थी। माँ के पास उसकी बात पर परेशानी का हल था। कॉलेज में एक लड़के ने उसके ऊपर एक भद्दा सा फिक्रा कस दिया था। इसी झूले पर बैठकर तो माँ ने कितने घंटों तक उसे दुनियादारी समझाई थी। समर के विषय में जब उसने माँ को बताया था, तब भी तो वे यहीं बैठी थी। उफ, अपूर्वा ने एक गहरी सांस ली। किचन की खटर-पटर से वे यादों की परिधि से बाहर आ गई। अजय जी ने पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाया। अपूर्वा, जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए बढ़िया चाय बनाता हूँ। तुमने पहले नहीं बताया, वरना मैं कमला को जल्दी बुला लेता। वो तो दोपहर के खाने के समय ही आएगी। और नाश्ते का क्या है? कभी ओट्स, कभी कॉर्नफ्लेक्स खा लेता हूँ। पर पापा, आपको तो ये सब। अपूर्वा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अजय जी बोल पड़े, बेटा अभी इस उम्र में कुछ पछता नहीं है। अजय जी ने नजरें चुराते हुए कहा। अपूर्वा जानती थी कि झूठ बोलना पापा के बस की बात नहीं। आज से 1 महीने पहले तक माँ पापा के लिए उनकी पसंद की हर चीज बनाती थी। कभी आलू के पराठे, कभी सैंडविच, कभी कटलेट। फैमिली डॉक्टर ने कई बार कहा, अंकल जी पौष्टिक खाना खाया करिए, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, दलिया। और अजय जी हर बार उनकी बात हंसी में उड़ा देते। ये मरीजों का खाना खाना मेरे बस की बात नहीं। कभी मेरी पत्नी के हाथ का खाना खाकर देखिए, सब भूल जाएंगे। जिस आदमी को माँ ने जीते जी एक गिलास पानी नहीं उठाने दिया, आज वे अपूर्वा का दिल छलनी हो गया। पापा, 1 मिनट, आपका हाथ। अरे कुछ नहीं, बताया तो था, कल वो चाय बनाते वक्त थोड़ी छलक गई थी। कुछ नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। अजय जी ने अपने हाथ को पीछे छिपाने की कोशिश की, पर अपूर्वा ने जबरदस्ती उनके हाथ को खींचकर आगे कर दिया। वे दर्द से कराह उठे, चेहरे पर दर्द की टीस उभर आई। उनके हाथों में बड़े बड़े फफोले देखकर उसकी आंखें भर आई। दाढ़ी बनाते वक्त एक हल्की सी खरोच लग जाने पर पूरा घर सिर पर उठा लेने वाले अजय जी आज दर्द के साथ जीना सीख रहे थे। अपूर्वा ध्यान से उनके चेहरे पर दर्द की लकीरों को पढ़ने की कोशिश करती रही। उस दर्द को पढ़ने के आगे वर्षों की पढ़ाई और डिग्रियां भी फेल हो गई थी। अपूर्वा को बार बार लगता कि माँ अभी किसी कमरे से बाहर निकलेंगी और बोलेंगी, देख रही है अप्पू, तेरे पापा अपना हाथ जला बैठे। कितनी बार समझाया था कि कुछ काम करना सीख लीजिए, काम ही देगा। कल को बीमार पड़ गई या मुझे कुछ हो गया तो 1 कप चाय को तरस जाएंगे। अपूर्वा को लगा वो जार जार करके रो पड़े। माँ, तुम कहाँ हो? देखो ना, तुम्हारे बिना हम सबका क्या हाल हो गया है। आ जाओ ना माँ, वापस आ जाओ। अपूर्वा अपने आंसुओं को छिपाने गुस्ल खाने में घुस गई। बहुत देर तक वो पानी से अपने मुंह को धोती रही। पानी की शीतल तासीर ने उसके मन मस्तिष्क में चल रहे विचारों के तूफान को थामने का प्रयास किया। पापा, कमला को फोन मिलाइए। कब तक आएगी? मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तेरी माँ ही ये सब देखती थी। माँ का फोन कहाँ है? उसमें नंबर होगा, तेरी माँ की अलमारी में रखा है, पर वो तो डिस्चार्ज हो गया होगा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे इस्तेमाल करने वाली ही नहीं रही तो मैं क्या करता। अपूर्वा महसूस कर रही थी कि पापा हर बात में माँ को ही ढूंढ रहे थे। उसने अलमारी खोली। माँ के बदन की खुशबू आज भी उनके कपड़ों से आ रही थी।
एक एक साड़ी उसे अजनबियत से देख रहे थे, मानो पूछना चाहते हो कि मुझे पहनने वाली कहाँ है, उसे बुलाओ। माँ के हाथों के काढ़े रुमाल के बगल में मोबाइल रखा हुआ था। पिछले साल उनके जन्मदिन पर पापा ने उपहार स्वरूप दिया था। कितना भुनभुनाई थी वे, अब इस बुढ़ापे में ये सब चौंचलेबाजी अच्छी नहीं लगती। शुरू शुरू में कितनी दिक्कत हुई थी उन्हें इस फोन को सीखने में। फोन पर ही माँ चिल्ला उठी थी, तेरे पापा को कितना समझाया था कि महंगा वाला फोन मत दिलाओ, पर मेरी सुनता कौन है। ऐसा झुंझुना ले आए हैं कि ना उन्हें समझ आता है ना ही मुझे। बताओ, बिन बात के पैसे फंसा दिए इन्होंने। कितना हंसी थी वो उस दिन। मम्मी पापा बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते थे। और फिर क्या, झगड़ा निपटाने की जिम्मेदारी उसकी, किसकी तरफ से बोले और किसकी तरफ से नहीं। माँ का फोन स्विच ऑफ था। अपूर्वा ने कांपते हाथों से फोन को खोलने की कोशिश की। सुर्ख बंदेज की साड़ी में माँ का मुस्कुराता चेहरा सामने था। माँ को हमेशा खिलते रंग ही पसंद थे। माँ की अलमारी खिलते रंगों से भरी पड़ी थी, पर आज वे सबके जीवन को बेरंग कर गई थी। अपूर्वा ने साड़ियों पर हाथ फेरा। बचपन में भी तो वो ऐसे ही उन पर हाथ फेरती थी। माँ खिलखिलाकर हंस पड़ती। अप्पू क्या करती है तू? और नन्ही सी अप्पू हुलस कर कहती, माँ कितना प्यारा रंग है ना, मेरे कलर चॉक्स में भी ऐसे रंग नहीं है। और माँ उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा देती। माँ, आपने एक बार भी पापा के विषय में नहीं सोचा कि आपके बाद उनका क्या होगा? पापा चुप से हो गए थे। कहते हैं जब आप बात नहीं कर रही होती तो तब आप सही मानों में बहुत कुछ बोल रही होती हैं। बस उसे सुनने वाला केवल एक ही शख्स होता है और वो शख्स कोई और नहीं, आप होती हैं। अपूर्वा ने माँ के फोन से कमला को फोन कर दिया। अपूर्वा ने उस दिन पापा की पसंद की चीजें बनाई थी। पापा सब कुछ देख और समझ रहे थे, पर कब तक? एक दिन तो अपूर्वा को जाना ही है। अपूर्वा दिन भर लैपटॉप से जूझती रहती। इन दिनों ऑफिस घर से ही चल रहा था, पर वो पापा का नाश्ता, खाना और दवाएं देना नहीं भूलती थी। अपूर्वा ने कई बार घुमा फिराकर पापा से साथ चलने के लिए कहती, पर पापा कभी दुनिया, कभी रिश्तेदार, तो कभी परंपराओं की दुहाई देने लगते। अपूर्वा को रहते रहते एक हफ्ता हो चुका था। इधर समर भी बार बार फोन कर कर के उसका प्रोग्राम पूछते रहते। अपूर्वा अजीब सी दुविधा में थी। पापा जाने को तैयार नहीं थे और अपूर्वा उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। आखिर उसकी भी गिरस्ती थी, उसके भी कुछ कर्तव्य थे। पापा खाना खाकर आराम कर रहे थे। कमला चौका समेट रही थी। कमला शाम को लौकी के कोफ्ते बनाएंगी। ठीक है दीदी। तेरी माँ कैसी है कमला? क्या बताऊं दीदी, 2 साल से नहीं जा पाई। भाई का फोन आया था, एक जगह की होकर रह गई। खाना पीना सब बिस्तर पर। तू मिल क्यों नहीं आती? मन तो बहुत है दीदी, पर अंकल जी को छोड़कर कैसे जाऊं? आंटी जी थी तो बात कुछ और थी, पर अब अपूर्वा ने कमला के हाथों को अपने हाथों में लिया और नोटों का पुलिंदा उसके हाथों में रख दिया। कमला आश्चर्य से अपूर्वा का मुंह देख रही थी। दीदी, आप पैसे क्यों दे रही हैं, और वो भी इतने सारे? अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ। अंकल जी है ना, वे दे देंगे। अपूर्वा बड़ी देर तक चुपचाप खड़ी रही। कमला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अपूर्वा करना क्या चाहती है। कमला, मैं पापा को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। पूरी रात मम्मी की तस्वीर की तरफ ही देखते रहते हैं। मेरे सिवा उनका है ही कौन? तुम मेरी एक मदद करोगी? बोलो दीदी। जब पापा सोकर उठे तो उनसे अपनी माँ की तबीयत का बहाना करके महीने भर के लिए तुम गांव चली जाओ। मैं पापा को किसी तरह भी मनाकर अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। कहते कहते अपूर्वा का गला भर आया। कमला की आंखें भी डबडबा गई। अपने आंचल से अपूर्वा के आंसू पोंछते हुए कमला ने कहा, दीदी आप जरा भी चिंता ना करो। खुशी खुशी अपने पापा को अपने घर ले जाओ। तुम्हारी जैसी बिटिया कुदरत सबको दे। अपूर्वा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। एक जंग तो वो जीत चुकी थी, अब दूसरी जंग की तैयारी करनी थी।
कमला ने योजना के अनुसार वैसा ही किया। पापा कमला के 1 महीने गांव जाने की बात सुनकर सोच में पड़ गए, पर कमला की मां की बीमारी की बात सुनकर वे ज्यादा कुछ न बोल पाए। अपूर्वा ने उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी। अपूर्वा भी तो अपने घर जाएगी, फिर उनका खाना पीना, उन्हें तो चाय के सिवा कुछ बनाना भी नहीं आता। अपूर्वा सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उस दिन पूरी रात उनकी आंखों में पश्चाताप में ही गुजरी। पापा उठिए, कितना सोएंगे, मैंने चाय चढ़ा दी है। एक बार आप जरा अपने कपड़े देख लीजिए, हम लोग शाम तक निकलेंगे। अपूर्वा तू जा रही है, सब ठीक है ना? मैं नहीं पापा, हम दोनों कानपुर जा रहे हैं। 2 घंटे का ही रास्ता है, शाम होने से पहले पहुंच जाएंगे। आपको मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं तेरी ससुराल नहीं जा सकता, लोग क्या कहेंगे? पापा आप हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, बस 1 महीने की बात है। कमला भी यहाँ नहीं है, आपको दिक्कत हो जाएगी ना? दिक्कत? अजय जी मन ही मन बुदबुदाए। अपूर्वा गलत तो नहीं कह रही थी, पर तेरी सास, उनकी चिंता मत कीजिए आप, बस 1 महीना। हाँ हाँ भाई, बस 1 ही महीना। अपूर्वा मन ही मन खुश थी। अजय जी ने बड़े भारी दिल से अपने सामान को पैक किया। अपूर्वा ने कपड़ों के बीच उनको माँ की तस्वीर छिपाते देख लिया था। मृदुला जी के बिना अपूर्वा के घर जाने का उनका पहला मौका था। पापा भरी निगाहों से उस घर के कोने कोने को देख रहे थे। इतने मन से बनाए इस घर को छोड़कर यूं जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, पर जाना तो था ही। तभी पापा को कुछ याद आया। अपू जरा रुक तो। क्या हुआ पापा? पापा बिना कुछ कहे कमरे में घुस गए और माँ की अलमारी में टटोलने लगे। थोड़ी देर में पापा एक रंगीन लिफाफा लेकर हाजिर थे। तेरी माँ कहती थी कि बहन बेटियों को खाली हाथ विदा नहीं करते, ये ले तेरा शगुन। तू पिछले साल आ नहीं पाई थी ना, तेरी माँ ने पिछले साल से ही तेरे लिए कुछ खरीद कर रखा था। सोचा था जब तू आएगी तो तुझे देगी, पर वे तो रही नहीं। खैर, पापा ने पैकेट अपूर्वा के हाथों में पकड़ा दिया। अपूर्वा मूक दर्शक बनी सब कुछ देख रही और समझने का प्रयास कर रही थी। उस कल के इंतजार में माँ चली गई। वो कल आएगा, कितना बड़ा भ्रम था। पैकेट से लाल रंग की साड़ी झांक रही थी। कितनी बार कहा था माँ से मुझे साड़ी मत दिया करो, पहनने में नहीं आती, आपके पैसे भी फंस जाते हैं। और माँ कहती तू तो साड़ी खरीदती नहीं, कम से कम 30 त्योहार पर तो पहन लिया कर। माँ जाते जाते भी अपने हाथों की खुशबू अपने होने का एहसास छोड़ गई थी। अपूर्वा ने उस साड़ी को अपने गालों से लगा लिया। आंसू की 2 बूंदें साड़ी पर टपक गई। वो सुकून भरी गोद अब नहीं थी तो बस उसकी स्मृतियों का एहसास जो हर सांस के साथ महसूस होता था। गाड़ी तेजी से धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ गई। अपूर्वा और पापा की नजर कार के शीशे के बाहर घर के दरवाजे पर ही अटक गई थी। अपूर्वा को लगा आज वो एक बार फिदा हो रही थी इस दहलीज से, शायद हमेशा के लिए, कभी भी ना लौटने के लिए। रास्ते भर दोनों ने एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की। दोनों अपने अपने विचारों से जूझ रहे थे। विचारों की एक गहरी सुनामी उन्हें विचलित कर रही थी। हाईवे पर तेजी से दौड़ती कार पीछे छूटती खेत खलियानों के साथ पीछे बहुत कुछ छूट गया था। भाभी घर आ गया। दिनेश की बात सुनकर दोनों मानो नींद से जागे। अपूर्वा का मन एक अनजाने भय से भयभीत था। पैर मानो भारी हो रहे थे। एक बहुत बड़ा सवाल उसके सामने मुंह बाए खड़ा था। गाड़ी का हॉर्न सुनकर समर बाहर निकल आए, पर मम्मी जी, समर के लिए भी एक अजीब सी स्थिति थी। माँ के बिना पापा का स्वागत कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? समर ने सामान संभालते हुए पूछा और जवाब का इंतजार किए बिना ही घर में घुस गया। पापा गाड़ी के पास ही खड़े थे। एक अजीब सा संकोच घर कर गया था। पहले की बात और थी, पर अब चलिए ना पापा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? समर मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकले। अपूर्वा ने राहत की सांस ली। घर में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। चौके में कुछ खटर पटर हो रही थी। शायद खाना बनाने वाली आ गई थी।
अपूर्वा साधना जी को हर कमरे में ढूंढ आई थी पर पता नहीं वे कहाँ थी। समर पापा के साथ बैठक में बैठे हुए थे। अपूर्वा ने जल्दी से हाथ मुंह धुले और सबके लिए पानी लेने के लिए चौके में घुसी। मम्मी जी आप यहाँ, सुनीता कहाँ है? आप हटिए मैं करती हूँ। सुनीता राशन लेने गई है। तेरे पापा के लिए बिना चीनी वाली चाय अलग बना दी, ये पकौड़ियाँ ठंडी हो जाएंगी, तुम लेकर जाओ मैं चाय लेकर आती हूँ। अपूर्वा आश्चर्य से मम्मी जी को देख रही थी। क्या मम्मी जी को बात समझ में आ गई थी? उन्हें पापा का यहाँ रहने पर कोई आपत्ति नहीं थी या फिर इस तूफान से पहले की शांति थी? बैठक में समर और पापा इधर उधर की बातें कर रहे थे। अपूर्वा नाश्ता लेकर पहुंची। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़ी। पापा वैसे ही निर्विराग से बैठे हुए थे, अचानक वे खड़े हो गए। नमस्ते भाभी जी। साधना जी तब तक चाय लेकर आ गई थी। सब लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। साधना जी ने गर्दन हिलाकर पापा का अभिवादन स्वीकार कर लिया। मम्मी जी बैठिए ना, आप भी चाय पीजिए। तुम्हें तो पता है अपूर्वा, मेरा घूमने का समय हो गया है। सब चुप हो गए। अजय जी ने फलों की टोकरी साधना जी के हाथों में थमा दी। कितना मना किया था अपूर्वा ने, पर उन्होंने गाड़ी रुकवाकर फल खरीद ही लिया था। अपू बेटी के दरवाजे पर खाली हाथ जाऊं यह शोभा नहीं देता। तेरी माँ होती तो क्या क्या बांध देती। एक तो वैसे भी कोरोना के चक्कर में मिठाइयों की दुकानें बंद है, कम से कम फल तो ले ले चलूं। अपूर्वा पापा को देख रही थी। कितना फर्क आ गया था पापा में। पापा अचानक से माँ की तरह लगने लगे थे। पहले उसकी विदाई का लिफाफा और अब ये सब। कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया। अजय जी अपने नए ठिकानों में सिमट गए थे। माँ की फोटो जो घर पर दीवार पर टिकी थी, कमरे के मेज पर दीवार से टिका दी गई। उनका सामान कमरे के एक कमरे में 2 दिनों तक वैसे ही पड़ा रहा। अपूर्वा ने ही सामान निकाल कर अलमारी में जमाया था। अपूर्वा घर को समेटने में लगी हुई थी। एक हफ्ते से ऑफिस से छुट्टी भी ले रखी थी। ऊपर से साधना जी का शीत युद्ध वैसे ही चल रहा था। मुंह से तो कुछ नहीं कहती थी, पर उनका ठंडा व्यवहार सब कुछ कह देता। शुरू शुरू में तो अजय जी ने भी शामिल होने की कोशिश की, पर साधना जी किसी न किसी काम के बहाने उठ जाती। वे सब समझ रहे थे, पर जब तक वर्क फ्रॉम होम था तब तक स्थिति सही भी थी। अपूर्वा प्रयास करती कि मम्मी जी को कोई काम न करना पड़े। अजय जी को सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ने की आदत थी। साधना जी को अखबार पढ़ने का कोई विशेष शौक नहीं था। सच तो ये था कि कभी घर गृहस्थी से फुर्सत ही नहीं मिली, इसीलिए अखबार की ओर ध्यान भी नहीं गया। पर जब से अजय जी आए थे, वे गेट पर ही अखबार वाले का इंतजार करने लगती और अखबार अपने कमरे में लेकर चली जाती। अखबार पढ़े बिना अजय जी का सवेरा नहीं होता था। उन्हें बेचैन देखकर अपूर्वा छटपटा जाती। समर से भी वो कुछ कह नहीं पाती। कई बार सोचा कि एक और अखबार लगवा लो, पर अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या जवाब देगी। वो धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट मिलने लगी थी। अपूर्वा को ऑफिस भी जाना होता था। पापा की दवा, जूस, इन सब का वो इंतजाम करके जाती, पर खाना सुनीता से उसने पहले ही कह रखा था कि जिस दिन न आना हो तो पहले से बता दे, वरना ऐसा नहीं था कि साधना जी खाना नहीं बनाती थी, पर एक अनजाने भय से वे हमेशा ग्रसित रहती थी। कहीं कल साधना जी इसी बात को बखेड़ा न बना दे। आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था। समर घर से ही ऑफिस संभाल रहा था। अजय जी के कमरे में बड़ा सन्नाटा पसरा हुआ था। साधना जी 2 बार कमरे के बाहर चक्कर भी मार आई थी। इतने देर तक तो अजय जी कभी नहीं सोते थे, फिर आज क्या हुआ? वे समर के कमरे की ओर बढ़ गई। समर, चाय पिएगा? अपने लिए बना रही हो? माँ तो पिला दो, अपनी स्पेशल वाली बनाना। साधना जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दरवाजे के पास जाते जाते वो वहीं रुक गई। कैसे पूछूं, पता नहीं क्या सोचेगा। समर, तेरे ससुर ठीक है ना? सुबह से देखा नहीं उन्हें। इस वक्त तक तो गमलों के साथ कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। सब ठीक है ना? मुझे पता नहीं माँ, आज मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं उसी की तैयारी में व्यस्त हूँ। ठीक ही होंगे। समर साधना जी को उनके चिंतित के साथ छोड़कर काम में बिजी हो गया।
साधना जी चौके की तरफ बढ़ गईं। चाय का पतीला उठाया पर मन तो अजय जी की तरफ ही लगा हुआ था। जब चाय बना रही हूँ तो एक बार पूछ ही लेती हूँ, एक बार पूछ लूंगी तो कौन सा घट जाऊंगी। साधना जी अजय जी के कमरे की तरफ बढ़ गईं। कमरे के अंदर अभी भी सन्नाटा था। साधना जी ने दरवाजे को खटखटाया, उधर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने दूसरी बार दरवाजे को जोर से खटखटाया। आ जाओ अप्पू, अपूर्वा को इसी नाम से तो पुकारते थे वे। साधना जी अजीब कश्मकश में पड़ी थी। अंदर जाऊं या न जाऊं, अजय जी पता नहीं क्या सोचे पर अब तो जाना ही पड़ेगा। मैं हूँ भाई साहब, अंदर आ जाऊं? जी। साधना जी ने दरवाजे को हल्के से धक्का देकर खोल दिया। अजय जी बिस्तर पर ही लेटे हुए थे। साधना जी की आवाज को सुनकर उन्होंने उठने का उपक्रम किया। अरे क्या हुआ, आप लेटे क्यों हैं? तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस कल रात से थोड़ा सा पेट में दर्द है। 2 बार पतले दस्त भी हुए। अजय जी के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। आंखें उन्नीदों की हो रही थी। शायद दर्द के कारण वे पूरी रात सोए नहीं थे। साधना जी के माथे पर बल पड़ गया। अपूर्वा ने भी कुछ नहीं बताया। नहीं नहीं, उसकी कोई गलती नहीं, उसे तो पता भी नहीं। आपने दरवाजा खटखटाया तो मैंने सोचा अपूर्वा ही है। कोई दवा ली आपने? जी दवा। अजय जी के गले में शब्द अटक गए। जब तक मृदुला जी थी वो कहीं भी जाने से पहले एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रख लेती थी, पर अब कोई बात नहीं, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं अभी आती हूँ। अजय जी बड़े पेशोपेश में थे। इतने दिनों में पहली बार साधना जी से उनकी इतनी बात हुई थी। वे गुसल खाने में घुस गए। भाई साहब, ये गर्म पानी के साथ निगल लीजिए, आराम मिलेगा। समर के पापा को भी जब कभी दिक्कत होती तो मैं यही देती थी। 2-3 बार ले लेंगे तो सही हो जाएगा। जी। साधना जी दवा और पानी रखकर वो चली गई। अजय जी ने चुपचाप दवा ले ली और अपने बिस्तर पर लेट गए। कितने दिनों बाद उन्होंने किसी से बात की थी। ऐसा नहीं था कि समर और अपूर्वा उन्हें समय नहीं देते थे, पर इंसान का एक स्वभाव होता है, जहाँ से उम्मीद ना हो वो वहाँ से ही उम्मीद करता है। अजय जी को न जाने क्यों बहुत पहले पढ़ी एक पत्रिका की कुछ पंक्तियाँ याद आ गई। घरों में दरवाजों से ज्यादा कुछ खिड़कियां होनी चाहिए, क्योंकि दरवाजे हमेशा घुटन का एहसास कराते हैं, पर खिड़कियों से आती शीतल बयां मन के कोने कोने को सुसावित और सुसंगित कर देती हैं। खिड़कियों पर खड़ा आदमी उम्मीद का इंतजार करता है। तभी बर्तनों की आवाज से उसकी तंद्रा टूट गई। भाई साहब, ये आपकी चाय थोड़ी ही दी है और ये मूंग की दाल का चिल्ला हल्का रहेगा, पेट तो आराम मिलेगा। अजय जी संकोच से दोहरे हुए जा रहे थे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं ठीक हो जाऊंगा। परेशानी कैसी? अपूर्वा मूंग की दाल पीस गई थी कि नाश्ते में पकौड़ी बनेगी। मैंने सोचा आपके लिए चिल्ला बना दूं, पेट भी भर जाएगा और आराम भी मिलेगा। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।